Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be doing the exam kit solution of chapter number 22, 23, 24. I'll try to cover all the chapters या जितना maximum हो सकता है for ACCA F1 उसके exam kit solutions. So let's start. तो सबसे पहले आता है हमारा learning and training at work, which is chapter number 22. So this is chapter number 22. So question number 283, a trainee accountant has been, अच्छा पहले क्वेश्चन क्या है, this would be an example of dash learning for a trainee accountant. हमें ये बताना है which word correctly fills up the gap in the sentence above. इसमें इन चारों में से कौन सा गैप फिल होगा, कौन सा वर्ड आएगा. A trainee accountant has been given a mentor फॉर एट हिज फॉर्म. एक मेंटर उसको दिया गया. एक मेंटर बेसिकली क्या पर्सन होता है जो एनकरेज करता है चीज़ें करने के लिए, हेल्प करता है, मदद करता है, एक सपोर्ट करता है. मेंटर इज दैट पर्सन जो तुम्हें सपोर्ट करे. दिस मेंटर विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट इफ ही हैज़ एनी क्वेश्चन और नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग टू डू विद हिज जॉब. कि जो भी उसको जॉब में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, वो उस मेंटर से पूछ सकता है. दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लर्निंग फॉर अ ट्रेनी अकाउंटेंट. अब हमारे कंपनी में जो ट्रेनी अकाउंटेंट आया है उसके लिए ये क्या लर्निंग होगी. पहली बात तो इंसिडेंटल नहीं होगी, फॉर्मल भी नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल लर्निंग कि कोई सीनियर है जो उसको अकाउंटिंग के बारे में बता रहा है. ये तो बता रहा है एनीथिंग टू डू विद दिस जॉब, कि उसके जॉब से रिलेटेड कोई भी उसको क्वेरी हो. मतलब अगर उसको ये पूछना है कि कॉफ़ी मशीन कहाँ पे है, कितने बजे कौन सी मशीन में कॉफ़ी आती है, या कितने बजे हमारी कॉफ़ी मशीन अवेलेबल नहीं होती, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ क्वेश्चन. सो दिस इज़ अ इनडायरेक्ट इनफॉर्मल लर्निंग. सो ये एक मेंटर है. मेंटर हमेशा इनफॉर्मल होता है. मेंटर कभी भी डायरेक्टली एक फॉर्मल लर्निंग नहीं देता, वो सिर्फ गाइड करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है नॉर्मल क्वेरीज में. देन आता है लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस विच लीड्स टू चेंज इन ऑफ कोर्स बिहेवियर. लर्न हम क्यों करते हैं? टू चेंज दी बिहेवियर, ताकि हमारा बिहेवियर चेंज हो. परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग तो एक छोटा पार्ट होता है. परसेप्शन उस चीज़ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग छोटा सा. हमारा ओवरऑल बिहेवियर चेंज होता है व्हेन वी लर्न. थर्ड, 285, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो पहला, लर्निंग फ्रॉम अदर्स एंड पास एक्सपीरियंस. येस, दिस इज अ फीचर ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लर्निंग फ्रॉम अदर्स और उसके पास एक्सपीरियंस. उसके अवॉइडेंस ऑफ रिस्क एंड फेलियर वेयर पॉसिबल. सो दिस इज़ नॉट लर्निंग कि तो हम रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, हम कुछ लर्न थोड़ी कर रहे हैं, हम कुछ सीख थोड़ी रहे हैं. वो तो हमें पता है कि यहाँ पे फेलियर है, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट लर्निंग. अ डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉय एक्टिविटी. एम्प्लॉय की एक्टिविटी पे कंट्रोल रखना, चेक रखना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लर्निंग. हम इसमें लर्निंग नहीं कर रहे. जनरेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन. येस, हम जनरेट कर रहे हैं नॉलेज और ट्रांसफ़र कर रहे हैं नॉलेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. येस, these all are feature of a learning organization. तो 1 and 4 D is my answer. Sorry, 1 and 4 is C is my answer. बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के हमें समझना है. कुछ खास इसमें नहीं है, अलग सा कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है. इसके बाद आता है 286. Kolb had suggested that there are 4 stages in learning process which is not one of these stage. तो इसके लिए हमें कॉल्ब की स्टेजेस पता होनी चाहिए. तो इसकी स्टेज होती थी, एक थी कॉन्सेंट्रेट, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस. अच्छा, एक्सपीरियंस आ गया, ये स्टेज होती है. रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन ये होता है. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन ये इसमें नहीं है. एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ये भी है. दैट मीन्स डाइवर्जेंट इज नॉट अ स्टेज. सो 4th इज द आंसर. तो अगर तुम कॉल्ब की स्टेजेस पढ़ोगे तो 4 स्टेजेस में से डाइवर्जेंट वॉज नॉट अ स्टेज. उसमें 4 होती थी: कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. तो यहाँ पे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंट तो होती नहीं है 4 स्टेज. ठीक है. सो 286 का आंसर है डी. 287. So 287, according to Honey and Mumford,
वॉट स्टाइल ऑफ लर्निंग इज बीन अडॉप्टेड बाय ईच पर्सन। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या होता है, एक्टिविस्ट क्या होता है। सो प्रैग्मेटिस्ट क्या होता था, ये वो लोग होते थे जिनको ट्रेनिंग भी करनी है और इनको रियल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, प्रैक्टिकल भी जाना है। मतलब ये कहते हैं हमें ट्रेनिंग भी दो और साथ ही हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो, हमें प्रैक्टिकली काम करना है रियल लाइफ सिचुएशन में। रिफ्लेक्टर्स वो लोग होते थे जो बोलते थे कि हमें ट्रेनिंग चाहिए लेकिन हम अपने तरीके से काम करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल करना है दैट इज़ अप टू अस, हम जैसे मर्जी इसको पढ़े, जैसे मर्जी समझें, हमें अपने तरीके से लर्निंग चाहिए, हमें अपने तरीके से जिस तरह से हम बोलेंगे वैसे ही हमें ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। जैसे मैं स्लो लर्नर हूँ तो मेरे को स्लो ट्रेन करो। एक्टिविस्ट वो लोग कहते हैं, वो बोलते हैं हमें ट्रेनिंग टूरिंग कुछ खास नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन में ले जाओ, हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही दो सॉल्व करने की, अपने आप ही वहाँ से सीख जाएंगे। ये कहते हैं हमें ट्रेनिंग भी दो, प्रैक्टिकली भी लेके जाओ। ये कहते हैं हमें अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दो। ये कहते हैं कि हमें सीधा सीधा प्रैक्टिकल लेके जाओ। तो सबसे पहले 287 में जे डिसलाइक्स रीडिंग इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स एंड प्रेफर अ हैंड्स ऑन अप्रोच टू लर्निंग, कि वो कहते हैं मुझे बुक्स वगैरह ना दो, मुझे लर्निंग नहीं करनी, मुझे सीधा सीधा हैंड्स ऑन अप्रोच टू लर्निंग, सीधा सीधा प्रैक्टिकल एरिया में लेके जाओ कि मैं वहाँ से लर्न कर सकूँ डायरेक्ट। तो दिस इज़ अ एक्टिविस्ट पर्सन। एच लर्न्स बाय वॉचिंग अदर अंडरटेक्स अ टास्क फर्स्ट बिफोर ट्राइंग टू इमिटेट देम, कि वो ये बोलते हैं, एच लर्न कहता है कि वो दूसरों को देखता है कि वो कैसे काम करते हैं, उनको समझता है, देन उसके बाद वो कुछ सीखता है। तो दैट मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग पहले पढ़ता है, समझता है, देन सीखता है। सो ही इज़ अ रिफ्लेक्टर, कि वो सीधा सीधा प्रैक्टिकल सिचुएशन में नहीं जाता, वो दूसरों को देखता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको समझता है, देन आता है। सो ही इज़ अ रिफ्लेक्टर। सो 287 के ये दोनों हैं हमारे आंसर। अब आता है 288। Kolb argued that there are 4 stages to learning which always begins with concrete experience. This is false. मैंने बताया था ऐसा नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहला हमारा जो स्टार्टिंग होता है 4 स्टेजेस, तो वो सीधा सीधा हमारे कंक्रीट लर्निंग से ही होंगे। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कॉल्ब आर्ग्यूज दैट दिस इज अ ऑनगोइंग लूप, कि ये कहीं से कुछ भी शुरू हो सकता है। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। 288 इज फॉल्स। ठीक है, ये कभी भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। 289 accommodative learners enjoy concrete experiences and active experimentation। ये हमने बिल्कुल डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि accommodative learner जो होते हैं they enjoys concrete experiences and active experimentation। ये डायरेक्टली हमारे को क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ था, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 290 which of the following learning style is best adjusted to acquire knowledge from group interaction and teamwork, के ग्रुप इंटरेक्शन एंड टीम वर्क मतलब लोगों से मिलो, उनके साथ काम करो एंड सीखो। दैट मीन्स सीधा काम कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग ट्रेनिंग, सो दोज आर एक्टिविस्ट, कि वो सीधा प्रैक्टिकली काम करते हैं। नॉलेज कहाँ से करेंगे, सीधा ग्रुप इंटरेक्शन होगी, सीधा लोगों से मिलेंगे, उनके साथ एंड टीम वर्क, उनके साथ काम करेंगे, वहीं से ये नॉलेज एक्वायर करते हैं, वहीं से लर्न करते हैं। ये ट्रेनिंग ट्रूनिंग कुछ नहीं लेते, सीधा काम करते हैं। सो एक्टिविस्ट इज द आंसर फॉर 290। 291 Honey and Mumford classified 4 different learning styles. Which of the following statements accurately describe pragmatist? So pragmatist. So pragmatist मैंने क्या बताया था, ये कहते हैं हमें ट्रेनिंग भी दो और हमें प्रैक्टिकल भी लेके जाओ। So they prefer understanding principles। नहीं, ऐसा नहीं है, they prefer understanding principles। They prefer to think through first। नहीं, ये think भी नहीं करते। दे ट्राई थिंग्स हैंड ऑन। नहीं, हैंड ऑन मतलब ये सीधा सीधा हैंड ऑन काम नहीं करते, ये काम होता है एक्टिविस्ट का, कि सीधा सीधा हैंड ऑन वाला काम नहीं होता। ये प्रेफर टू सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि थ्योरी भी पढ़ेंगे, लर्न भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी वो एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिकली वो चीज़ कैसे होती है। सो दीज आर प्रैग्मेटिस्ट, कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन सीधा सीधा काम करेंगे। वो थोरेटिकली में पूरा रट्टा नहीं मारते, ट्रेनिंग दो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो और उससे फिर वो काम सीखेंगे। 292 An important implication of Kolb and Honey and Mumford theories is that people will tend to learn more effectively if, पहला, learning involves significant amount of repetition। नहीं, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि significant amount of repetition, एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी तभी वो लर्न करेंगे। Learning is geared through their preferred learning style। Yes,
हर पर्सन का अपना अलग लर्निंग स्टाइल होता है, जैसे हमने यहाँ देखा था एक्टिविस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, रिफ्लेक्टर्स, थियोरिस्ट, हर एक का अपना लर्निंग स्टाइल होता है। तो जिस स्टाइल का वो पर्सन है उसी तरीके से उसको हम लर्निंग दें। सो दोनों का जो पर्पस था दैट इज दिस कि लर्निंग इज गेयर्ड, लर्निंग को उस तरह से कराओ जिस तरह से वो बंदा सीखना चाहता है। लर्निंग इज सपोर्टेड बाय एन एंथुजियास्टिक टीचर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं हूँ एंथुजियास्टिक टीचर, आई ऑलवेज सपोर्ट यू, बट लर्निंग उसके अकॉर्डिंग नहीं होती इन ऑफिसेज। लर्निंग अपीयर्स टू ऑफर टैंजिबल प्रैक्टिकल बेनिफिट, ऐसा नहीं है, इनटैंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं, नॉलेज भी बढ़ती है, स्किल्स भी बढ़ते हैं एक पर्सन के जब वो ट्रेनिंग लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैंजिबल दिखने वाले बेनिफिट्स भी होते हैं, ऐसे बेनिफिट्स भी होते हैं जो नहीं दिखते। सो इसका आंसर है बी। 293 which term matches the definition training education development? Let's see. सबसे पहला, the activities which aims at developing skills, values and understanding requires in all aspects of life. सारे aspects of life में अगर हम उनको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, skills develop कर रहे हैं, so that is education. ये होती है education. The growth or realization of person's ability and potential through conscious and unconscious learning, के conscious unconscious learning से जो person की growth होती है that means it is development, कि उसकी growth हो रही है, उसकी realization हो रही है कि वो और ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है, समझदार बनता जा रहा है, that is development. लेकिन उसको all aspects of life सिखाए जा रहे हैं, that is education, कि ये भी चीज़ होती है, ये भी होती है, we are educating them. सो इसमें से ट्रेनिंग कोई भी नहीं, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है। अगर यहाँ लिखा होता रिक्वायरिंग स्पेसिफिक जॉब के लिए, सो दैट शुड हैव बीन वुड हैव बीन ट्रेनिंग। सो 294 विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के हमें बताने ऑर्डर क्या होते हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हमारे को पता होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स होता है कि सबकी नीड्स क्या है। सो दिस इज़ नंबर 1। सो नंबर 1 ये है, तो हमारा ए और सी में से आंसर है, बी और डी तो वैसे ही कट गए। सो दैट मीन्स ये दोनों अगर हमारे ऑप्शन कट गए तो या तो दूसरा 3 होगा या 4, तो सीधा मैं 3 या 4 देख लेता हूँ। सो 3 प्रोग्राम डिज़ाइन और 4 सेटिंग अप ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। सो दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि पहले तो हमने नीड्स देखी कि किसको किस चीज़ की नीड है, उसके बाद कि हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उससे फुलफिल होगा, उसके बाद ही हम प्रोग्राम का डिज़ाइन करेंगे ना, कि पहले हम ट्रेनिंग, पहले लोगों को देखेंगे उनको क्या चाहिए, हम उनको क्या दे सकते हैं, देन हम प्लानिंग करते हैं कि क्या डिज़ाइन होगा हमारी मीटिंग का, क्या डिज़ाइन होगा ट्रेनिंग का। सो 4th इज द सेकेंड ऑप्शन, दैट मीन्स सी इज द आंसर, कि फर्स्ट, 4th, 3rd and 2nd. 1st, 4th, 3rd and 2nd, this is our answer. 295, Alex is undertaking performance appraisal on his staff for the year. Okay. What stage of training and development process would include within? कि Alex is undertaking performance appraisal, मतलब जो भी उन्होंने काम किया था वो उस काम को चेक कर रहा है कि काम ठीक हुआ था कि नहीं हुआ था, और क्या उनको परफॉर्मेंस एक तरह से प्रमोशन देनी चाहिए कि नहीं। तो पहला इवैल्यूएशन वैलिडेशन, ये मुझे हल्का सा लग रहा है, और देखते हैं। सेटिंग ट्रेनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, भी नहीं, तो आई कैन कि दिस आंसर, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम स्टार्ट करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जब भी एक मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, ये चेक करता है कि परफॉर्मेंसेस क्या हैं, कैसे हैं। सबसे पहले वो ये चेक करता है कि क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉय सोच रहे हैं कि इस साल क्या प्रमोशन होगी, कितना उनका पैकेज बढ़ेगा। जैसे अगर सोचो, मैंने वैसी माइंड में सोचा कि मैं इस साल 10% इंक्रीज़ कर दूंगा सबका सैलरी, ठीक है। हुआ क्या, जब जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे, ऑब्वियसली बात घूम फिर के आई जाती है, हर साल मैं इंक्रीज़ करता हूँ 5%। हुआ ये कि बहुत सारे लोग थे, जब वो हुआ मचा तो सबने बोला कि सर इस साल 8% इंक्रीज़ कर रहे हैं। मैंने तो माइंड में 10% लेके चला था, लेकिन हुआ 8 का मचा हुआ और लोग 8 में खुश होंगे। तो दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो अप्रेजल का आई एम एट अ स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स कि व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। जैसे जब कोरोना था, कोरोना का चल रहा था, उस टाइम पे परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे लोगों के माइंड में पता है क्या चल रहा था? किसी के माइंड में ये नहीं था कि हमें प्रमोट करो, हमारी पैकेज बढ़ाओ, सबको ये था कि हमें जॉब से ना निकाल दो, हमारी सैलरी कम ना हो। तो वो आइडेंटिफाई करना ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो आंसर इज सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 23, दैट इज रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सो इसका पहला क्वेश्चन 296, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है। विच स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस इज मिसिंग फ्रॉम जूलियंस अप्रेजल, कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे मिसिंग है। तो सबसे पहले हमारे चारों प्रोसेस क्या थे, इन्होंने लिखे ही हुए हैं। सबसे पहले था सेट टारगेट, ये पहला होता था। देन होता था दूसरा मॉनिटर करना, पहले टारगेट सेट करना, देन मॉनिटर करना कि क्या, पहले एम्प्लॉय का जैसे टारगेट सेट करना कि पूरा महीने उसको क्या काम करना है, देन मॉनिटर करना ड्यूरिंग द पीरियड कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, देन एट द एंड ऑफ द टाइम जो भी उसने काम करा है वो सारे का रिव्यू करना, सारा चेक करना फॉर्मली, और लास्ट में एक्शन लेना कि अब हमें आगे क्या करना है। सो ये 4 स्टेप्स होते थे। तो जूलियंस मैनेजर हैज़ इन्फॉर्म्ड हिम द गोल्स दैट विल बी मेजर्ड अगेंस्ट द कमिंग ईयर। सो ये हो गया सेट टारगेट, सो ये वाला तो है। At the end of the year, Julian's manager then discussed how will Junior performed against these target in the year, and that means review भी है, and what the following year's target should be, along with how Julian should be expected to achieve the target. That means action plan कि next year का क्या action plan होगा. That means इन्होंने monitor नहीं लिखा कि when Julian was working, तो जूलियन का काम वो मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था। तो जूलियन का जो प्रोसेस, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में मॉनिटर वाला पार्ट है, दैट इज मिसिंग, कि वो मॉनिटर वाला इसमें कहीं नहीं है। सीधा टारगेट सेट करे, सीधा टारगेट चेक करे कि उसने अचीव करे कि नहीं। 297, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजुअल पर्पस ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा एक यूजुअल पर्पस नहीं होता। तो सबसे पहले डिसाइडिंग ऑन रेम्यूनरेशन लेवल ऑफ कमिंग पीरियड, ये तो होता ही है कि हर साल जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो उसमें तो देखते ही हैं कि सैलरी कितनी बढ़ानी है। डिसीजन अबाउट वेदर टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय, टर्मिनेट करना। अब एनुअल जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो इसलिए कभी नहीं होती कि हमें जॉब से किसी को निकालना है। नॉर्मली वो सिर्फ इसलिए होती है कि वो टारगेट अचीव कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, देखते हैं, उसको और सही करते हैं। लेकिन कभी भी परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल मतलब एक एनहांस करना, बट वो कभी भी इसलिए नहीं होता कि जॉब से निकालना, जॉब से तो कभी भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ यूजुअल पर्पस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, ये मैंने बता ही दिया था कि अगर कोई कम काम कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग देनी है। एंश्योर दैट वर्क ऑफ पर्टिकुलर मेरिट इज रिकग्नाइज, कि अगर कोई बहुत अच्छा एक्सेप्शनल काम कर रहा है उसको रिकग्नाइज करना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देना, पैकेज ज़्यादा बढ़ाना, ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट होता है। This is not a usual part of performance appraisal. 298, performance assessment criteria should only include quantitative issues rather than skills or judgment based criteria. This is false. It should include और भी चीज़ें इसमें होती हैं. This statement is false. It should also include skills भी, उसकी judgment based criteria, personality, ये सारी चीज़ें उसमें include होती हैं। ओनली नहीं है कि सिर्फ क्वालिटेटिव होंगे, मे इंक्लूड क्वांटिटेटिव बट नॉट ऑलवेज क्वांटिटेटिव। 299, परफॉर्मेंस अप्रेजल कुड बी सीन एज अ पार्ट ऑफ कंपनी सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रैटेजी। यस, कि अगर कंपनी को आगे ग्रो करना है, सक्सीड करना है, नई चीज़ें बनानी है, नए मैनेजर्स बनाने आगे के लिए, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ पार्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही हमें पता चलता है कि जो हमने टारगेट दिए थे वो कितने अचीव हुए हैं। सो दिस इज ट्रू। 300, हंस इज एन, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन सबसे पहले, व्हाट टाइप ऑफ अप्रेजल हैड हंस हैड, कि हंस का क्या अप्रेजल हुआ है, किस टाइप का अप्रेजल हुआ है। ओके, सो हंस इज एन एम्प्लॉय हैविंग एन अप्रेजल विद हिज मैनेजर अली. Ali informed Hans that his performance has been poor throughout the year, giving a number of incidents and scenarios to back up her statement. Okay, Ali is a female. Okay, she concluded that
he needs additional training during the following year to in order to improve his performance. What type of appraisal has Hans had? अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, जो अली थी, अली ने हंस से सिर्फ बताया हंस को कि तेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी पूरा साल, तूने ठीक से काम नहीं किया, यू नीड ट्रेनिंग, तेरे को बहुत और मेहनत करनी है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि हंस से भी पूछा कि तुमने ड्यूरिंग द ईयर क्या अच्छा किया या कुछ डिस्कस करा उससे। तो ना तो ये टेल एंड लिसन है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना 360। सो दिस इज सिंपली टेल एंड लिसन, उसको बोला और ख़त्म कि तेरे ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, दैट्स इट, और तेरे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट, द रीज़न फॉर स्टाफ लीविंग फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। स्टाफ लीविंग 3 कैटेगरीज में कौन सी आ सकती है? विच ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑफ द रीज़न फॉर स्टाफ लीविंग फॉल इनटू 3 कैटेगरी, कौन सा इसमें से सही है? तो पहला डिस्चार्ज। सो डिस्चार्ज इज अ रीज़न फॉर स्टाफ लिविंग। हो सकता है हम किसी को जॉब से निकाल दें, ठीक है ना, कि वो एम्प्लॉय इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, तो डिस्चार्ज इज़ एन रीज़न फॉर स्टाफ लिविंग द जॉब। अनअवॉइडेबल, कि कुछ रीजंस होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे किसी पर्सन के पेरेंट की डेथ हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, उसको कहीं दूर जाना पड़ गया। देयर कैन बी सम रीजंस जहाँ पे हम एम्प्लॉय को नहीं बोल सकते कि नहीं यार तो हमारे साथ ही काम कर, उसको जाना है तो जाना है। सो अनअवॉइडेबल रीजंस भी हो सकते हैं और अवॉइडेबल रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसका सैलरी पैकेज बहुत कम है, ठीक है, अब सैलरी पैकेज कम है, उसकी वजह से वो बोल रहा है कि मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि नहीं चल ठीक मैं तेरा पैकेज बढ़ा देता हूँ, मतलब देयर आर अवॉइडेबल रीजंस एज वेल जिसकी वजह से स्टाफ लीव करता है। सो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। डिस्चार्ज से भी होता है, डिस्चार्ज से भी स्टाफ जाते हैं, अनअवॉइडेबल रीजन से भी जाते हैं, अवॉइडेबल रीजन से भी जाते हैं। 302, Mary has been recently told that she is being dismissed from her job due to her job no longer having the required skill for her role. Which of the following reason for staff leaving could this be classified? This is discharge, कि क्योंकि वो उसकी जो स्किल्स हैं वो चाहिए ही नहीं जॉब के लिए, तो उसको जॉब से निकाल दिया। सो दिस इज डिस्चार्ज, सिंपल। आगे 303, स्टाफ टर्नओवर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। स्टाफ टर्नओवर हम कैसे निकाल सकते हैं? इट शुड बी बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो जॉब से जाते हैं, लीविंग जॉब्स, डिवाइडिंग बाय एवरेज। सो दिस इज आवर आंसर, कि जो डिवाइडिंग लीविंग बाय एवरेज एक्सप्रेस इन रिजल्ट ऑफ परसेंटेज। तो total number of employee leaving the job, that means 1, and by average number of the workforce, that means 3. So 1 and 3, so 1 and 3, so B is the answer, कि जो लोग जाते हैं स्टाफ टर्नओवर मतलब जो लोग जा रहे हैं लीविंग डिवाइडेड बाय जितने हमारे एवरेज एम्प्लॉयज थे ड्यूरिंग द ईयर, विच इज लाइक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 304, Which of the following is not a key feature of effective appraisal? Effective appraisal का कौन सा की फीचर नहीं हो सकता? So पहला है firm, factual, frequent और formal। तो ये हमने पढ़ा था, जो 4 फैक्टर्स होते थे उसमें formal नहीं था, there was no formal factor। So उसमें जो 4 थे, एक तो था firm था, factual होता था, fair था, fair एंड फ्रीक्वेंट। ये 4 हमारे होते थे अप्रेजल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी, 4 फीचर्स जो होते थे, फर्म, फैक्चुअल, फेयर एंड फ्रीक्वेंट। फॉर्मल वाज नो फीचर ऑफ अ इफेक्टिव अप्रेजल। अब इफेक्टिव अप्रेजल का अगर चलो ये तो होगा रट्टे वाला पार्ट, समझने वाली बात कि सर ऐसा क्यों, कि फॉर्मल क्यों हो इफेक्टिव अप्रेजल का रीज़न नहीं होता। इफेक्टिव अप्रेजल के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो अप्रेजल फॉर्मल ही होना चाहिए, इनफॉर्मली भी हो सकता है। दे कैन, एक फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रिलेशन में भी वो देख सकते हैं, इन द सेंस कि अगर मान लो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तुम सीनियर हो मैं जूनियर हूँ, ड्यूरिंग द ईयर मैंने काम किया, तुमने वैसे ही बाहर वी वर हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो तुमने बोला कि अंशुल मैंने तेरी परफॉर्मेंस पूरा साल देखी है, कोई बात नहीं, अच्छा है तू मैनेजर बन जाएगा। तो दैट इज़ अ इनफॉर्मल एंड दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अप्रेजल। तो इफेक्टिव अप्रेजल के लिए फॉर्मल मीटिंग होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये हमारे 4 थे। सो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 23। ओके, अब नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 24,
पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं। सो पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क, व्हाट अप्रोच। एक काम करते हैं, चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी बच्चों के लिए जो एक एक चैप्टर पढ़ के कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 22, 23 हो गए, 2 चैप्टर रह गए 24 एंड 25। तो आई ट्राई टू कवर इट एट द अर्लीस्ट। चलो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।